हेलो माय एसके फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 12। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो कीर्ति और प्रीति हैं ये लोग भी अब घर आ चुके थे। एंड ये लोग जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं, ये लोग देखते हैं कि आज घर में बहुत ही शांति है। और ये लोग जाते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि लिविंग एरिया में दादी, अभिनव और राधा ये तीनों लोग बैठे हुए थे। इधर ये लोग भी जाते हैं उनके पास और कहते हैं, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? उदास लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? इधर अभिनव कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस ऐसे ही हमें कीर्ति से कुछ बात करनी है, तो इसलिए हम आपका वेट कर रहे थे। और आज कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही क्लास थी क्या? इस वजह से आप थोड़ा लेट हो गए। प्रीति कहती है, नहीं पापा, कुछ ज़्यादा क्लास नहीं थी। वो हम आपको बताना भूल गए कि हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के लिए जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो डांस कंपटीशन या डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो और भी कुछ जो हैं वो गतिविधियाँ होंगी हमारे कॉलेज में, और भी तरीके की चीज़ें जैसे डांस हैं, या फिर किसी टॉपिक पे अपनी बात रखना है, या सिंगिंग है, और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं उनमें ऑल स्टूडेंट्स ने जो भी उनकी हॉबी है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसलिए पापा, मैंने और कीर्ति ने भी डांस में पार्टिसिपेट किया है। इधर अभिनव कहता है कि हाँ बेटा, ठीक है ना, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? और तुम इतना डर डर के क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा ऐसे नहीं हैं। तुम्हारे पापा तो नए मॉडर्न ज़माने के हैं। वो तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए नहीं रोकेंगे या मना नहीं करेंगे। और तुम्हें जो चाहिए वो मिलता है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए रोकूंगा। जो तुम्हारी चॉइस है, जो तुम करना चाहती हो वो कर सकती हो, दोनों ही। और एक बात का ख्याल रखना बेटा, कि जो तुम करोगी वो बुरा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तुम जो भी काम करो, जिस भी फील्ड में तुम जॉइन करो, उसमें हमेशा से कोई भी बुरा काम नहीं होना चाहिए। तुम जो भी काम करो वो हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि जब हम बुरे काम करते हैं तो हमें उनका नतीजा भी बुरा ही मिलता है। इतना जो है वो अभिनव कहता है। इधर प्रीति कहती है कि हाँ पापा, मैंने आपको पहले नहीं बताया, उसके लिए सॉरी। और आपसे बिना पूछे ही डांस में पार्टिसिपेट कर लिया। मुझे पता है कि आप हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। हम जो भी करते हैं आप उसमें हमें सपोर्ट करते हैं। इधर जो प्रीति थी वो ये थोड़ा सा डर डर के बोल रही थी, क्योंकि उसने इससे पहले भी जब किसी उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, लाइक किसी में भी सिंगिंग में, डांसिंग में, तो उसने हमेशा से ही अपने पापा, अपनी मम्मी या फिर दादी से परमिशन लेकर ही किया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि उसने ये जो डांस में पार्टिसिपेट है ये उनको बिना बताए ही किया था। इधर अभिनव कहता है कि देखो बेटा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इट्स ओके। और हो सकता है तुम्हें टाइम नहीं मिला हो या फिर तुमने अचानक से इसका डिसीजन लिया हो, तो इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जिस भी फील्ड में अपना
परफ़ॉर्म करना है वो आप लोग कर सकते हो। और सुनो कीर्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर कीर्ति देखती है पापा अभिनव की तरफ और कहती है कि हाँ पापा, बोलिए। इधर दादी कहती हैं कि अभिनव, रुको, पहले बच्चियों को थोड़ा फ्रेश हो जाने दो। अब वो अभी-अभी कॉलेज से आई हैं, तो हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। अभिनव भी समझ जाता है कि जो दादी हैं वो ये कहना चाहती हैं कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो इधर जो अभिनव है वो समझ जाता है और कहता है तो ठीक है बेटा, अभी हम थोड़ा टाइम बाद बात करेंगे। पहले आप लोग जाइए और फ्रेश होकर जो है वो नीचे आइएगा, हम यहीं पे आप लोगों का वेट कर रहे हैं। इधर प्रीति और कीर्ति भी हाँ में सिर हिलाते हैं और ये जाने लगते हैं अपने कमरे की तरफ। ये दोनों लोग जाते हैं अपने अपने कमरे में और अपने कबर्ड से कपड़े निकाल के चले जाते हैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए। इधर आते हैं हम श्री पर, जो कि अब रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। इधर वो जाती है और जल्दी से अपनी जो ड्रेस है उसको चेंज करती है, देन अपना काम स्टार्ट कर देती है। इधर वो थोड़ा-सा काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। इधर मैनेजर कहता है, "श्री, तुम कहाँ थी और तुम थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई हो।" बॉस भी थोड़ा-सा नाराज़ हो रहे थे कि इतना टाइम हो गया और आज तो हमारे रेस्टोरेंट में जो सर्वेंट है वो भी कम आए हुए हैं, जिससे कि काम जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। श्री कहती है कि वो मैनेजर सर, वो थोड़ा-सा लेट हो गया आने में, बट प्लीज़ आप बॉस को कहिए ना वो काम से नहीं निकालें। और वैसे भी ये मेरा पहली बार था, आपको तो पता है मैं टाइम टू टाइम आती हूँ। इधर मैनेजर कहता है कि हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ। तो इतना कह के जो मैनेजर है वो वहाँ से चला जाता है। इधर श्री भी थोड़ा-सा परेशान हो जाती है और मन में कहती है, प्लीज़ भगवान जी आज बचा लेना, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो उसे काम से ना निकाल दे। क्योंकि अभी उसके लिए जॉब भी अप्लाई करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी उसके पास डिग्री, स्किल्स नहीं थे। लाइक ये छोटा-मोटा काम वो है वो अभी कर सकती थी। इसलिए वो अभी रेस्टोरेंट, पब वगैरह में ही काम करती थी। तो इधर वो ऐसा सोच रही थी और इधर उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, श्री। और वो आवाज़ होती है मैनेजर की, जो कि श्री को बुला रहा था। इधर श्री जाती है और कहती है, हाँ सर। मैनेजर कहता है कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ खो गई हो? देखो कितने सारे कस्टमर्स आए हैं, जाओ और उनका ऑर्डर लो। इधर श्री कहती है कि ओके, ओके सर, मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है कस्टमर के पास एंड उनका ऑर्डर लेने लगती है और वो ऐसे ही जो है वो काम कर रही होती है। इधर आते हैं हम कीर्ति पर, जो कि अब फ्रेश होकर आ चुकी थी कमरे में एंड इधर वो भी सोचती है कि पापा को मुझसे क्या बात करनी होगी। और वो थोड़ा-सा सीरियस भी लग रहे थे। कहीं मेरे प्लान के बारे में उनको पता तो नहीं चल गया? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बारे में तो प्रीति को भी नहीं है पता, क्योंकि उसने तो सिर्फ़ प्लान सुना था, पर अभी उसे मैंने बताया नहीं और ऐसा नहीं हो सकता। इतना वो सोच ही रही थी कि तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वो देखती है तो वहाँ पे प्रीति खड़ी हुई थी। वो कहती है कि तुम रेडी हो?
तो इधर कीर्ति कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ। प्रीति कहती है चलो। इधर ये दोनों लोग ऐसे ही आते हैं हम सीढ़ियों से उतर कर नीचे लिविंग एरिया में। इधर दादी, अभिनव और राधा ये लोग भी बैठे हुए थे। इधर ये लोग भी जाते हैं और वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। इधर प्रीति कहती है कि हाँ पापा, बोलिए आपको क्या बात करनी है। इधर अभिनव देखता है एक बार प्रीति और कीर्ति की तरफ और कहता है बेटा सुनो। और इतना कहकर के जो अभिनव है वो एक बार देखता है अपनी माँ की तरफ और फिर कहता है कीर्ति, हमने एक डिसीजन लिया है और तुम इसे सुनकर पैनिक मत करना। इधर कीर्ति कहती है कि क्या डिसीजन है पापा, और ऐसा क्या डिसीजन लिया है कि मैं पैनिक हो जाऊंगी। फिर अभिनव कहता है हाँ मैं बताता हूँ, पहले सुनो तो। अभिनव कहता है कि हमने ये डिसीजन लिया है, तुम्हारी दादी, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने। हाँ पर तुम्हारी मम्मी जो है वो इस डिसीजन में हमारा साथ नहीं दे रही हैं। और ये डिसीज़न ये है कि हम तुम्हें हॉस्टल भेज रहे हैं। अग इस साल तुम्हारी जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होने के बाद ही हम तुमको हॉस्टल भेज देंगे। इधर कीर्ति और प्रीति जैसे ही ये सुनते हैं उनको थोड़ा सा शौक लगता है कि पापा ये क्या बोल रहे हैं। इधर कीर्ति कहती है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हो, और और मैंने अभी कुछ किया भी नहीं जिससे कि आप मुझे हॉस्टल भेजोगे, और आपने बोला था ना कि अगर मैंने कुछ भी गलती नहीं की तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। और मैंने तो पापा अभी ऐसी कोई हरकत भी नहीं की है कि आप मुझे हॉस्टल भेज रहे हो। अभिनव कहता है कि देखो बेटा, हाँ हमें पता है अभी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम इस कॉलेज में पढ़ोगी और यहीं रहोगी तो तुम्हारी जो हरकतें हैं वो और भी ख़राब होती जाएंगी। क्योंकि हमने देखा है जब भी तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ होती हो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि तुम्हारी जो बिहेवियर है वो बहुत ही चेंज हो रहा है। और वो लड़कियां भी थोड़ी सी बदतमीज़ हैं, अगर तुम उनके साथ उनकी संगत में रहोगी तो तुम भी ऐसी ही बन जाओगी। इससे इसके लिए हम तुम्हें हॉस्टल भेज रहे हैं। और ये मेरा नहीं, तुम्हारी दादी का भी डिसीज़न है, क्योंकि इस पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और आगे जाके तुम्हें ही हमारी जो कंपनी है उसको भी संभालना है। और अगर तुम ऐसे ही गैर जिम्मेदार इंसान बनोगी तो फिर क्या होगा। हमारी कंपनी अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब तुम्हारी जैसी ही पढ़ाई कंप्लीट होगी हम अपनी जो कंपनी है उसका नेक्स्ट सीईओ तुम्हें ही बनाएंगे। और ये तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें अभी क्या करना है। कीर्ति कहती है कि पर पापा, मैं अभी नहीं जाना चाहती, और मैं यहाँ पे ठीक हूँ ना, और मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को परेशानी हो। पापा प्लीज़ मुझे मत भेजिएगा, पापा प्लीज़। इतना कह कर के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, जिससे कि दादी भी कहती हैं कि देखो बेटा, हम समझते हैं, हम हमें भी बुरा लग रहा है कि हम तुम्हें अपने से दूर भेज रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तुम्हारी अच्छी फ्यूचर और अच्छी परवरिश के लिए तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं, जिससे कि तुम एक परफेक्ट बिजनेस के लिए तैयार हो, एक परफेक्ट सीईओ बनो। इसके लिए हम तुम्हें अच्छे से तैयारी के लिए भेज रहे हैं कि तुम वहाँ जाके अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करो, पढ़ाई में अच्छे से मन लगाओ, ना कि
फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमना, पब में जाना, तुम समझ रही हो ना कीर्ति मैं क्या कह रही हूँ? इधर कीर्ति देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी प्लीज़ आप तो समझिए ना, आप तो जानती हैं कि मैं मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं आप जो बोलेंगी वही करूँगी और मैं अब आगे से जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना नहीं करूँगी। इतना कह कर के जो कीर्ति है वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है और उठकर आती है अपनी दादी के पास और उन्हें हग कर लेती है। इधर दादी भी उसे हग बैक करती हैं और अपने से थोड़ा अलग करके कहती हैं कि देखो कीर्ति, तुम चाहे जो भी करो लेकिन हम तुम्हें नेक्स्ट ईयर हॉस्टल के लिए भेज रहे हैं और ये हमारा फाइनल डिसीज़न है क्योंकि हम जानते हैं अगर तुम यहाँ रहीं तो तुम्हारी जो हरकतें हैं, शैतानियाँ हैं, ये बढ़ती रहेंगी। हाँ, हम मानते हैं कि ये हमारे लिए करना मुश्किल होगा क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि तुम हमसे दूर जाओ या हम तुमसे दूर रहें। इतना कह कर के जो दादी हैं वो देखती हैं अभिनव की तरफ। जो अभिनव है अब वो आता है कीर्ति के पास और कहता है कि देखो बेटा, अब हमने ये डिसीज़न ले लिया है, अब तुम कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल डिसीज़न है कि हम तुम्हें नेक्स्ट ईयर भेज रहे हैं हॉस्टल और अच्छे से अच्छे हॉस्टल में हम तुम्हें वहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि तुम अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दे सको, ना कि यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ रहकर ऐसी हरकतें करो। ठीक है? और ये हमारा फाइनल डिसीज़न है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। कीर्ति कहती है, पर पापा मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। पापा प्लीज़ प्लीज़ ना मत भेजिए ना, और मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूँगी पापा? क्या आप लोगों को मेरी याद नहीं आएगी? इधर पापा भी थोड़े से उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपनी बेटी को अपने से इतना दूर भेजें। कोई भी हो यार, ऐसे अपने बच्चे को नहीं भेज सकता वो, पर जब बच्चे की शैतानियाँ और हरकतें ही इतनी बढ़ जाएं कि उन्हें एक अच्छी पढ़ाई और अच्छी परवरिश और पाबंदियाँ लगानी पड़े, तो ऑफ कोर्स यार, हर किसी के माँ बाप उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब इसमें बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी अपनी शैतानियाँ और हरकतों की वजह से फंस जाते हैं, जिससे कि उनके माता पिता को उन्हें बाहर भेजना ही पड़ता है। छोड़ो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो इधर जो अभिनव है अब वो कहता है थोड़ा सा उदास होते हुए कि देखो बेटा, तुम्हें अब जाना होगा और ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। हम तुम्हें नहीं भेजना चाहते पर हमें ये करना होगा और ये हमारा फाइनल डिसीज़न है। कीर्ति, अब इसके आगे कोई भी बहस नहीं होगी। इधर कीर्ति है वो भी अब क्या ही करती, इसलिए वो अब देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी प्लीज़ आप तो बड़ी हैं ना, पापा आपकी बात मानेंगे। आप बोलिए ना कि वो मुझे हॉस्टल नहीं भेजे, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूँगी? इधर दादी कहती हैं, देखो बेटा, ये फैसला अब लिया जा चुका है और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमने ये सब तुम्हारे फ्यूचर अच्छे भविष्य के लिए ही किया है और ये हमारा फाइनल डिसीजन है कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर हॉस्टल के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतना कहकर के जो दादी हैं वो उठती हैं सोफे से और जाने लगती हैं अपने कमरे की तरफ क्योंकि उनसे कीर्ति की जो हालत है वो ये देखी नहीं जाती क्योंकि कीर्ति अब थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तो इधर अभिनव जो है अब वो देखता है एक बार कीर्ति की तरफ और वो भी अपने कमरे के लिए निकल जाता है, अपने कमरे में पहुंच जाता है और
जाता है एक तस्वीर के सामने और खड़ा होता है और कहता है, पापा, आपने देखा ना, मैं कैसे अपने ही बच्ची को अपने से दूर कर रहा हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन पापा, मैं क्या करूँ? उसकी हरकतें, उसकी अच्छी परवरिश के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मुझे इस सिचुएशन में कैसा फ़ील हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी बच्ची को खुद से इतनी दूर भेज रहा हूँ। तो वो ये बातें कर रहा था अपने पापा से, जिसकी तस्वीर उसके कमरे में लगी हुई थी। क्योंकि उनके पापा जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं थे, तो वो उनसे ऐसे ही अपनी बातें जो हैं वो शेयर कर रहा था। इधर आते हैं हम लिविंग एरिया में, जहाँ पे कीर्ति, प्रीति और राधा बैठे हुए थे। इधर कीर्ति उठती है अब गुस्से में और देखती है प्रीति की तरफ और वहाँ से बहुत ही गुस्से में निकल जाती है अपने कमरे की तरफ। इधर प्रीति आती है अपनी माँ यानी राधा के पास और कहती है, माँ, आपने क्यों नहीं रोका पापा और दादी को? इधर राधा कहती है, बेटा, मैंने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो है कि बस यही बोल रहे हैं कि ये डिसीज़न हमारा, ये फैसला हो चुका है कि हम नेक्स्ट ईयर कीर्ति को भेजेंगे। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे हम प्रीति को इतनी दूर भेज दें, वो भी हमसे इतनी दूर, और हम उससे मिल भी नहीं पाएँगे। इतना कह के जो राधा है वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है। इधर प्रीति कहती है कि मम्मी, आप प्लीज़ रोइएगा मत। इधर राधा कहती है, बेटा, भले ही वो मुझसे बात नहीं करती सही से, पर है तो वो मेरी बेटी ही ना, और मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ कि एक पल के लिए भी अपनी आँखों से ओझल ना होने दूँ। प्रीति कहती है कि हाँ माँ, मैं मानती हूँ आप हम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर कीर्ति आपसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है आपको, और ये बात हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। प्रीति जो है वो इतना कह के अपनी माँ को हग कर लेती है। इधर उसकी माँ भी उसे हग बैक करती है और ये लोग भी जो हैं वो ऐसे ही गले लगे हुए थे। तभी इनके कानों में एक आवाज़ आती है, राधा, राधा। तो ये आवाज़ थी अभिनव के पापा की। इधर जैसे ही ये लोग ये आवाज़ सुनते हैं, इधर राधा जो है अब वो खड़ी होती है और थोड़े से अपने आंसू पोंछती है और प्रीति से कहती है, बेटा, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। इधर प्रीति जो है अब वो अकेली बची थी लिविंग एरिया में। इधर वो भी सोचती है कि पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो कीर्ति को इतना दूर भेज रहे हैं। इतना कह के वो जो है वो ऐसा सोचती है और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ा उदास बैठे हुए थे, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कीर्ति जो है वो नेक्स्ट ईयर अगले साल हॉस्टल जाने वाली है। इधर आते हैं हम श्री पर, जो कि अब रेस्टोरेंट का काम जो है वो ख़त्म करके जो है वो आती है चेंजिंग रूम में और अपने कपड़े चेंज करती है, और कपड़े चेंज करने के बाद जाती है मैनेजर के पास और कहती है, मैनेजर सर, वो मुझे बताना था कि मैं 7 से 8 दिन तक थोड़ा ऐसे ही लेट हो जाएगा, तो क्या आप बॉस से बात
कर सकते हैं इस बारे में। पर मैं ऐसा करूँगी कि इधर की जो 2-3 घंटे लेट होगा, वो मैं रात को जो है वो पूरा कर दूँगी। तो क्या आप सर से परमिशन ले लेंगे इसके लिए? मैनेजर कहता है, "क्या? क्या कह रही हो तुम श्री? और अभी तुमने आज ही हाफ की छुट्टी ली थी और अभी तुम बोल रही हो कि 7-8 दिन तक, और वैसे भी अभी हमारे रेस्टोरेंट में सर्वेंट कम हैं और कुछ सर्वेंट जो हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं। इतना काम है और कैसे सँभाल पाएँगे हम?" श्रुति कहती है कि प्लीज़ सर, प्लीज़ आप बॉस से बात कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में डांस जो है उसके लिए प्रैक्टिस है, तो उसमें मुझे 1 या 2 घंटे के लिए जाना होगा और उसके बाद ही मैं यहाँ आ पाऊँगी, क्योंकि मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया है और मुझे प्रैक्टिस तो करनी ही है। और प्रिंसिपल सर का ऑर्डर भी है कि सभी बच्चे जो हैं वो डांस टीचर से ही डांस की स्टेप्स सीखेंगे, जिससे कि कॉलेज की पार्टी में अच्छे से परफॉर्मेंस हो सके। इतना कह कर के जो श्री है वो थोड़ा-सा नम आँखों से देखती है मैनेजर की तरफ। इधर मैनेजर भी थोड़ा-सा पिघल जाता है उसकी मासूमियत देखकर, क्योंकि हमारी जो श्री है वो थोड़ी-सी क्या बहुत ही मासूम चेहरा बनाते हुए देखती है मैनेजर की तरफ। फिर मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर सर मान जाएँगे तो ठीक है, और अगर सर नहीं माने तो तुमको या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी या फिर डांस। और इसके आगे मुझे नहीं पता कि बॉस क्या कहेंगे, और मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर वो मान जाएँ तो। इतना कह कर के वो वहाँ से चला जाता है अपने बॉस की केबिन में। इधर श्री भी थोड़ा-सा परेशान हो जाती है और एक टेबल पे जाके बैठ जाती है, क्योंकि टेबल्स अभी खाली थीं। रात के करीबन 8 या 9 बज चुके थे। इधर जो श्री है वो थोड़ा-सा परेशान होते हुए बैठी थी। इधर आते हैं हम मैनेजर और बॉस पर। मैनेजर जाता है बॉस के केबिन में और कहता है, "सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।" बॉस कहता है कि हाँ, बोलो क्या बात करनी है? इधर मैनेजर कहता है, "सर, वो जो श्री है, जो आज लेट आई थी, वो लड़की जो है ये बोल रही है कि 7-8 दिन तक वो ऐसे ही लेट आएगी, लेकिन वो रात को अपना जो 2 घंटे का इधर अ, काम है, वो 2 घंटे ज़्यादा करेगी रात को।" इधर बॉस कहता है कि यहाँ कोई मज़ाक चल रहा है क्या, कि जब मर्ज़ी चाही तब आ गए, जब मर्ज़ी चाही तब नहीं आए। अपने ही फ़ैसले से बढ़ा दिया कि इधर का टाइम कम कर दिया, उधर का टाइम बढ़ा दिया, ऐसा है क्या? यहाँ मैं बॉस हूँ, तुम भूल गए क्या? मैनेजर कहता है कि नहीं, नहीं बॉस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन प्लीज़ आप उस लड़की को एक मौका दे दीजिए। वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती है और उसके मैं जहाँ तक जानता हूँ वो घर में इकलौती लड़की है जो अपनी पूरी फैमिली का खर्चा उठाती है। उसके फादर भी नहीं हैं, उसकी माँ और एक छोटी-सी बहन है। इधर जैसे ही ये कहते हैं तो बॉस जो हैं वो थोड़ा-सा उदास हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉस थे वो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अभी इतनी सी उम्र में ये लड़की इतना काम कर रही है, अपनी फैमिली के लिए इतना कर रही है और कॉलेज भी जा रही है। तो बॉस भी थोड़े से दयालु हो जाते हैं उसके प्रति। तो इधर बॉस कहता है कि ठीक है, पर 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुए तो मैं उसकी सैलरी कट कर दूँगा। इधर बॉस कहता है कि ठीक है, आप जाके बोल दीजिएगा उसे कि मैंने हाँ कर दी है,
पर उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा। इधर मैनेजर कहता है कि जी सर ठीक है, थैंक यू सर। इतना कह के वो केबिन से बाहर निकलता है और आता है श्री के पास, जो कि टेबल पे बैठी हुई थी। इधर श्री जैसे ही देखती है कि मैनेजर बाहर आया है, वो जल्दी से उठती है अपनी चेयर से और कहती है, क्या हुआ सर, आपने बात की? तो इधर मैनेजर कहता है कि हाँ मैंने बात की और सर ने हाँ भी कर दिया है, तो तुम आ सकती हो, पर तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम रात को देना होगा। इधर श्री कहती है कि हाँ हाँ सर बिल्कुल, मैं रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, लेकिन उधर मैं 2 घंटे थोड़ा लेट आऊँगी। इतना कह कर के जो श्री है वो कहती है कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया। इधर जो मैनेजर है वो कहता है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, और तुम अब जाओ घर, रात भी काफ़ी हो गई है, ठीक है, तो तुम निकल जाओ। श्री भी अब वहाँ से आ जाती है रेस्टोरेंट के बाहर और देखती है कि आज वो अपनी साइकिल जो है वो भूल गई है लाना, क्योंकि वो निधि के साथ में आई थी और काफ़ी रात हो चुकी थी, तो वो एक ऑटो जो है वो बुक कर लेती है और उसी से अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर जो कीर्ति और सब लोग हैं वो थोड़ा-सा उदास होकर अभी भी अपने-अपने कमरे में लेटे हुए थे और आज किसी ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा उदास थे। ऐसे ही अब आते हैं हम श्री के घर, जहाँ उसकी माँ और बहन उसका इंतज़ार कर रहे थे। इधर श्री भी आ जाती है अपने घर और वो जैसे ही घर में एंटर करती है, उसकी बहन आके उसके गले लग जाती है और कहती है, दीदी आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, और आपको पता है ना, मम्मी आपके लिए कितना टेंशन में थी कि आप कहाँ रह गई और कितना लेट हो गया। इधर श्री कहती है कि हाँ मैं आ ही रही थी, वो क्या है ना, थोड़ा सा ज़्यादा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और देखते हैं कि क्या होता है आगे। क्या एक लड़की जिसने कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं समझा, क्या वो खुद को हार के रूप में स्वीकार करेगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट